नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम भारत के स्वर्णिम इतिहास में एक ऐसे महान हिंदू योद्धा, सेनापति और रणनीतिकार को याद करते हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। जी हाँ, आज की चर्चा में मेरे साथ हैं और मैं याद करता हूँ बालाजी बाजीराव द्वितीय को। आज जयंती है महान हिंदू योद्धा, सेनापति और रणनीतिकार बालाजी बाजीराव द्वितीय की। यह मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे और बालाजी बाजीराव के संबंध में जो मैं आपके समक्ष जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसके अंतर्गत बालाजी बाजीराव जी का जन्म दिनांक 8 दिसंबर सन 1720 में हुआ और उनका निधन दिनांक 23 जून सन 1761 के दिन हुआ। मराठा साम्राज्य के पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री थे। इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था, जहां बालाजी बाजीराव सन 1740 में अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया और वह चित पावन ब्राह्मण कुल के तीसरे पेशवा थे। सन 1740 में अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद यह पेशवा के पद को इन्होंने संभाला। सन 1741 में इन्होंने नागपुर के और बेरार के राजा रघुजी भोसले को बंगाल में अभियान करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि रघुजी भोसले के बालाजी बाजीराव से संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु उन्होंने छत्रपति शाहू द्वारा करवाया भी कि वह पेशवा बालाजी बाजीराव को उनके पद से हटा दें, परंतु शाहू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में रघुजी भोसले ने कर्नाटक पर एक बार फिर से हमला किया और वहां के नवाब ने रघुजी भोसले को मदद मांगी, जिसके तहत उन्होंने कर्नाटक के नए नवाब दोस्त अली खान का कत्ल कर वापस पुराने नवाब को कर्नाटक का नवाब बनाया। उन्होंने बंगाल में भी लूट मचाई। उन्होंने कर्नाटक में भी अपना प्रभाव को बढ़ाया और साथ ही साथ कई सारे मराठा सरदारों को एक कर इन्होंने दिल्ली के तख्त को भी अपने अधीन कर लिया। सन 1743 से लेकर सन 1749 तक इन्होंने बंगाल में खूब सारे लूट मचाई। रघुजी भोसले ने बंगाल में अपने प्रभाव को स्थापित किया। हालांकि वहां के नवाब अलीवर्दी खान ने इन्हें रोक कर रखा, परंतु अलीवर्दी खान अंत में पछताने के बाद ढेर सारे रुपए और पैसे मराठों को दिए। बाजीराव ने सदाशिव राव भाऊ को दक्षिणी अभियान पर भेजा, जो इनके पिता के भाई के लड़के थे। सदाशिव राव भाऊ ने दक्षिण में सन 1758 में निजाम की सेनाओं को उदगीर में पराजित किया, जिसके बाद उनके प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई और इसी के प्रभाव के चलते सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने उन्हें मराठा सेना का सेनापति भी नियुक्त किया। उत्तर में युद्ध के लिए भेजा था कि उन्होंने कई और सरदारों पर विश्वास नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने और उनके रघुनाथ राव महादजी शिंदे और भी कई सरदार जिस बात से नाखुश थे। हालांकि सन 1757-58 में मराठा साम्राज्य दिल्ली के साथ साथ अटक पाकिस्तान तक फैल चुका था। सन 1758 में उन्होंने पेशावर पर अपना कब्जा जमा लिया। सन 1757 में उन्होंने इमाद उल मुल्क, दिल्ली सम्राट का एक ताकतवर मंत्री था, उसके साथ संबंध स्थापित कर संपूर्ण दिल्ली पर भी अपना प्रभाव जमाने में काफ़ी सफल हुए। सन 1749 ईस्वी में छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने ताराबाई के पोते राजा राम द्वितीय को, जिन्हें रामराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें छत्रपति घोषित कर दिया। परंतु ताराबाई ने रामराज कहा कि वह पेशवा बालाजी बाजीराव को उनके पद से हटाकर दूसरा पेशवा चुने। रामराज ने इस बात से मना कर दिया, जिस कारण ताराबाई रामराज से नाराज हो गईं और उन्हें सतारा में कैद कर लिया। बालाजी बाजीराव की खबर मिलते ही बाजीराव ने ताराबाई के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया। ताराबाई ने दाभादे परिवार से मदद मांगी, जो उस वक्त गुजरात का बहुत शक्तिशाली परिवार था,
और गुजरात का राजस्व संभालता था, और उन्होंने दामाजी गायकवाड़ और दाभाड़े के खिलाफ साजिश रची। हालांकि दामाजी राव गायकवाड़ की 15,000 की सेना को बालाजी बाजीराव ने नष्ट कर दी, और सन 1752 के नवंबर महीने में ताराबाई की हार के बाद उन्होंने रामराज को अपना पोता न होना घोषित कर दिया, जिससे छत्रपति की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में चली गईं, और इसे पेशवा मराठा समाज का सबसे ताकतवर पद बन गया। इससे अब पूरे देश के राजा महाराजाओं का मराठों से खतरा पैदा हो गया था। सन 1752 ईस्वी में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय का निधन हो गया, जिसके बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच राजगद्दी प्राप्त करने के लिए लड़ाई छिड़ गई। मराठों ने माधव सिंह का सपोर्ट नहीं किया। उनकी जगह पर ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जबकि माधव सिंह को मुगल वंश का समर्थन हासिल हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने मराठों के समर्थन के चलते मुगलों ने उनका समर्थन तोड़ दिया, परंतु माधव सिंह को मल्हार राव होलकर का समर्थन प्राप्त हुआ और ईश्वरी सिंह को जयपाजी सिंधिया का समर्थन प्राप्त हुआ। परंतु बाद में रघुनाथ राव और मराठों ने ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाया और उसे काफ़ी सारी रकम अदा करने के लिए विवश किया, परंतु ईश्वरी सिंह ऐसा करने में सफल न हो सका, जिस पर मराठों ने उसके ऊपर दबाव डाला, और दबाव डालकर देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए वह अपनी जनता पर करों का दबाव न डाला, और ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद रघुनाथ राव के अंतर्गत माधव सिंह के शासन में भी अपना आतंक फैलाना जारी रखा। इन सबसे परेशान होकर माधव सिंह भी मराठों से काफ़ी नाराज हो गया। सन 1754 में मराठों ने सूरजमल जाट की सीमा पर हमला किया, उनसे काफ़ी बड़ी रकम मांगी, परंतु 40 लाख रुपए देना ही स्वीकार किया गया। इन सब बातों से मराठी काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने भरतपुर राज्य पर घेरा डाल दिया। 3 महीने के बाद भरतपुर के राजा सूरजमल जाट की रानियां हंसिया देवी ने मल्हार राव होलकर और सूरजमल के मध्य संधि करा दी और मान ली, और 3 साल में 90 लाख देने का वादा किया, जिसके तहत मराठों ने भरतपुर छोड़ दिया। अब संपूर्ण मध्य भारत मराठों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। उसके बाद सन 1748 ईस्वी में नजीब खान रोहिल्ला ने अहमद शाह दुर्रानी को भारत पर आक्रमण करने के लिए पहली बार आमंत्रित किया, परंतु मुगल वजीर सफदरजंग मराठों की मदद मांगी, जिसके तहत मराठों ने उसकी मदद की। सन 1748 में मुगल सेना ने अहमद शाह दुर्रानी को पराजित कर दिया और मराठों की सहायता से ही सफदरजंग में अहमद शाह बहादुर नामक मुगल सम्राट को कैद कर लिया और उसे अंधा करके आलमगीर को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जो कि संपूर्ण भारत में इसी प्रकार से मराठों का साम्राज्य चलता रहा। इस प्रकार से जब आज हम जयंती मना रहे हैं महान हिंदू योद्धा, सेनापति और रणनीतिकार बालाजी बाजीराव द्वितीय जी की, जो कि मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे। मराठों से छुटकारा पाने के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीब, उन दोनों ने मिलकर यह रणनीति बनाई। अहमद दुरानी को भारत में बुलाकर मराठों पर आक्रमण करवाया जाए। इसमें उन्होंने सभी राजपूत राजाओं जैसे जयपुर के राजा माधव सिंह और मेवाड़ के राजा भी कहा कि मराठों का कोई समर्थन ना करें। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल जाट ने मराठों का समर्थन किया, जिसके कारण रोहिल्ला सरदार उनसे नाराज हो गया। मराठों ने अपनी सेनाओं को और ताकतवर बनाने के लिए बालाजी बाजीराव ने मार्केट जी बद्री नामक एक फ्रेंच सेनापति को मराठों की सेना में आने के लिए आमंत्रित किया। मार्केस डी बसी उस वक्त निजाम की सेना में कार्य करता था, तो थाने में वह बहुत ही महान अनुभव प्राप्त कर चुका था, परंतु उसने मराठों की ओर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि मराठी अपनी सेनाओं को यूरोपियन तरीके से डालना चाहते थे और बालाजी बाजीराव इस बात को समझता था कि अगर उसे अपने भारत में अपने कब्जे को और बढ़ाना है तो उसे यूरोपियन शैली से अपनी सेनाओं को तैयार करना होगा। परंतु उसके बाद उसने इब्राहिम खान गर्दी नामक एक और तोपखाने के अनुभवी व्यक्ति को, जो कि उस वक्त हैदराबाद के निजाम की सेना में था, उनको अपनी ओर कर लिया और उसके तहत उनको तोपखाने का अध्यक्ष बनाया।
जब सभी भारतीय राजाओं ने मिलकर अहमद शाह दुर्रानी को भारत पर आक्रमण करने के लिए सन 1761 में बुलाया, तब बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ को एक बड़ी विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर जाने के लिए कहा। उस वक्त सदाशिवराव भाऊ दक्षिण में उदगीर में थे, जहां पर उन्होंने सन 1758 ईस्वी में निजाम की सेनाओं को हराया हुआ था। परंतु बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव और महादजी शिंदे जैसे महान सेनापतियों पर विश्वास नहीं किया। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। सदाशिवराव अपनी पर उतर गए और वहां वह दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह दुर्रानी उत्तर प्रदेश के अनूप शहर तक पहुंच गया था। दिल्ली को पार कर और उसमें 1758 में एक युद्ध में दत्ताजी सिंधिया को मार दिया था, जो कि उस वक्त पेशावर और अटक में ठहरे हुए थे। इसके तहत भारत में घुस आया था। मराठों में पहुंचने के बाद कुंजपुरा पर हमला करा और वहां के 15,000 अफगान सैनिकों को तबाह कर करीब 80,000 टन गेहूं प्राप्त किया और वहां से पानीपत की ओर चले गए, जहां पर अहमद शाह अब्दाली की सेना उसके पीछे आ गई और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली से मराठों का संपर्क काट दिया और मराठों ने अफगानिस्तान का संपर्क काट दिया, जिसके तहत परंतु मराठों को रसद न मिलने के लिए रोहिलों ने सभी जगह से पानीपत में उनके रास्ते काट दिए और अब मराठों को राशन की आमद मात्र पंजाब से ही हो सकती थी। मराठों के लिए पानीपत का युद्ध जरूरी हो गया। हालांकि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की एक भयानक हार हुई, जिसमें करीब 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए और 40,000 तीर्थयात्री, जो कि उस वक्त मराठा सेना के साथ गए हुए थे। उत्तर भारत में इन सब का भी कत्लेआम कर दिया गया, जिसमें कई सारे बच्चे औरतें भी शामिल थीं। एक इतिहासकार के अनुसार वह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। उस दिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां किसी को मौत की खबर ना पहुंचे। और इस हार के बाद हालांकि उस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, जानकोजी सिंधिया व इब्राहिम गर्दी, तो इन सब की मौतें हो गई। हालांकि महादजी सिंधिया और नाना फड़वी भाग निकले। बालाजी बाजीराव को कोई खबर पहुंची तो वे बड़ी मराठा सेना लेकर फिर पानीपत की ओर चल पड़े। अहमद शाह दुर्रानी का पता चला और उन्होंने बालाजी बाजीराव से युद्ध करने से पहले ही हार मान ली। उसकी सेना में बहुत बड़ा नुकसान पहले से ही हो चुका था, जिसके कारण उन्होंने बालाजी बाजीराव को पत्र लिखा और कहा कि मैं दिल्ली आपको आ सकता हूँ। मेरी सेना में भी बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और आप मराठा सेना से लड़ना नहीं चाहता। पर सदाशिवराव भाऊ ने युद्ध को प्रेरित किया और अफगानिस्तान जा रहा हूँ, दिल्ली पर शासन करें। यह खबर मिलते ही बालाजी बाजीराव दिल्ली से वापस पुणे लौट गए, जहां जून 1761 में डिप्रेशन के चलते पार्वती हिल मंदिर में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उस युद्ध में उसका पुत्र विश्वासराव भी मारा गया। इस कारण इस दुख को सहन न हुआ। इस युद्ध की हार का मुख्य कारण सदाशिवराव भाऊ का हाथी से उतरकर युद्ध के मैदान में आना था। विश्वासराव की मौत को देखकर उतरकर उनके शरीर को ढूंढने चले गए, जिसके कारण पूरी मराठा सेना में अफरा तफरी मच गई। यह एक मुख्य कारण था उस युद्ध में मराठों की हार का और सदाशिवराव भाऊ के कम नेतृत्व को दर्शाता है। उस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का उत्थान एकदम खत्म हो गया, परंतु महादजी शिंदे, नाना फडणवीस और बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र माधवराव ने अपनी शक्ति को वापस बढ़ाया और पूरा उत्तर भारत में अपने प्रभाव को स्थापित किया। उन्होंने रोहिला सरदारों को परेशान किया और रोहिलों को पराजित किया और साथ ही साथ जितने ही मराठे के खिलाफ विरोध किया था, नजीब उद्दौला की कब्र को तबाह करके उनके शहर को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया। सन 1772 के आते ही उन्होंने वापस दिल्ली के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस युद्ध में महादजी सिंधिया ने मराठा साम्राज्य की भूमिका निभाई। मराठा साम्राज्य माधवराव पेशवा मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, परंतु माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद एकदम सही मराठा साम्राज्य के विस्तार रुक गया और सन 1818 के आते आते मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। यह पानीपत युद्ध मराठों के लिए बहुत ही भारी साबित हुआ। इसमें कई सारे तीर्थयात्री मारे गए। सन 1760 के आते आते मराठा साम्राज्य दक्षिण में ढक्कन से लेकर उत्तर भारत में वर्तमान पाकिस्तान के अटक जिले तक पहुंच चुका था और वह कांधार तक अपना राज अफगानिस्तान में वहां तक ले जाना चाहते थे।
तो ऐसा नहीं होने दिया, परंतु बालाजी बाजीराव को भी खो दिया। डिप्रेशन के कारण उनकी मौत सन 1761 में हो गई। इसके बाद अहमद ने भारत पर आक्रमण किया और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मराठा महादजी सिंधिया के नेतृत्व में एक बार फिर से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बालाजी बाजीराव अपने पिता बाजीराव प्रथम से कुछ खास महान नहीं था, बल्कि उसका ध्यान लूट और दंगों में ज्यादा रहता था, जिसके कारण ही मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। राजनीतिक रूप से कमजोर और बालाजी बाजीराव को पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कोई भी साथी नहीं मिला और यही उसकी इस हार का सबसे मुख्य कारण साबित हुआ। यह बाजीराव की दूरदर्शिता न होने का संकेत देती है। परंतु बालाजी बाजीराव ने जिस वीरता के साथ और जिस लोगों की सहानुभूति और सहायता के लिए युद्ध किया और अपने विस्तारवादी नीति को अपना करके आगे बढ़े, यह एक अच्छे लक्ष्य की ओर संकेत देता है। परंतु कुछ कारणों के कारण वो सफल ना हो सके। पूर्ण सफल तो हुए, लेकिन पूर्ण रूप से सफल ना हो सके। इसके लिए इसकी जिम्मेवारी हम किसको दें, इसमें कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। होई वही जो राम रचि राखा। वास्तव में होना तो वही है जो भगवान ने लिखा हुआ है, लेकिन इतने अच्छे शासन काल में उन्होंने किस तरीके से बहादुरी के साथ इस संसार को और इस भारत देश को और अपने साम्राज्य को चलाया, इसके लिए हम आज उनको याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज बाजीराव पेशवा के ऊपर दिए गए इस व्याख्यान माला को समाप्त करता हूं और स्पेशली इस बारे में मैं फिर से बताना चाहता हूं कि बालाजी बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के 8वें पेशवा थे और उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मैं आप सब परिवारों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी परिवार सहित सुखी, संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।